हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब जो भी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके अंदर जो पार्टीज होती है उनका जो कंसेंट होता है कि जो उनकी रजामंदी होती है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। इसमें ये मतलब है कि जैसे दो या दो से ज़्यादा पार्टीज जब एक सेम चीज़ पर एक सेम सेंस में ही मतलब सेम जिस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है और उसी सेम सेंस में दोनों पार्टीज का जो ब्रेन है वो एक सेम सेंस में काम करे, जिसे कंसेंसस एट एटम कहते हैं। सेम तरीके से जिसे ऑफ़र दिया है उसे वो ऑफ़र की पूरी समझ आ गई हो और वो उसी ऑफ़र पर एग्री भी करता हो, उनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो और उसके बाद उन्होंने अपना कंसेंट दिया हो कि हाँ हम तैयार हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इस एग्रीमेंट के लिए हम तैयार हैं। तो इसको जब हमारा ये कंसेंट है, जब ये हमारा फ्री कंसेंट होता है तब हमारा वो वैलिड माना जाता है, हमारा जो सेक्शन 13 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। पर जब हमारा सेक्शन 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है कि जब कंसेंट के अंदर ये सभी चीज़ें हैं जो वो ना हो तभी वो फ्री कंसेंट कहा जाता है। अगर जो ये सब चीज़ें होंगी तब वो फ्री कंसेंट नहीं होगा, वो ज़बरदस्ती करवाया गया कंसेंट होगा। अब हमारा फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो हमारा फ्री कंसेंट नहीं होगा तब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल नल हो जाएगा वो एकदम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट है हमारा कॉर्शियन, जो हमारा सेक्शन 15 के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन 17, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18। जब ये चारों चीज़ें हमारे कंसेंट में नहीं होंगी तभी वो एक फ्री कंसेंट माना जाएगा। अब सबसे पहले हम इसमें कॉर्शन को देखते हैं क्या होता है। कॉर्शन मतलब धमकी देना या फिर किसी पर्सन को कोई थ्रेट करना या उसके ऊपर कोई फोर्स यूज़ करना जिस वजह से वो राज़ी हो जाए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए। ज़बरदस्ती की मतलब ज़बरदस्ती करवाना किसी से कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, या तुम उसको ऊपर तुम कोई फोर्स यूज़ कर रहे हो उस पर्सन से वो काम करवाने का। किसी को तुम डरा धमका के कर रहे हो या फिर कोई फोर्स का यूज़ कर रहे हो उस पर्सन के अगेंस्ट में जिससे वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम क्या है। एक एक्स है और एक वाई है। जो एक्स है उसके पास वाइफ के डॉक्यूमेंट है और एक्स कहता है कि तुम अपने जो वाई के डॉक्यूमेंट मतलब वाई की वाइफ के जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे दे दो सिर्फ 5,000 में। अब जो ये डॉक्यूमेंट होते हैं ये होते हैं एक हाउस के। इसमें ये कहते हैं कि तुम मुझे ये डॉक्यूमेंट दे दो 5,000 के, जहाँ पे वो कहता है कि अगर जो तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा, मतलब जैसे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर जो तुमने मुझे ये चीज़ नहीं दी। तो यहाँ पर जो हमारा वाई है वो यहाँ पर कॉर्शन मतलब उसको धमकी दे रहा है एक्स कि तुम ये काम करो वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या तुम्हारे साथ कुछ भी करूँगा। तो यहाँ पर कॉर्शन का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर एक्स वाई को मजबूर किया जा रहा है एक्स के द्वारा कि तुम ये जो हाउस के डॉक्यूमेंट हैं ये मुझे 5,000 में दे दो, जिससे वो घर जो हो जाएगा वो वाई का हो जाएगा। अब एक हाउस की कीमत 5,000 नहीं हो सकती। यहाँ पर साफ साफ कॉर्शन का इस्तेमाल हो रहा है जिससे यहाँ पर जो एक्स है वो यहाँ पर उसको फोर्स कर रहा है वाई को। अब यहाँ पर जो है एक्स इन्फोर्स नहीं करा सकता इसको कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि यहाँ पर उसने कॉर्शन का इस्तेमाल किया है। अगर जो वाई उसको वो डॉक्यूमेंट नहीं देगा तो यहाँ पर उससे वो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कॉर्शन का इस्तेमाल किया गया है। और जो हमारा वाई है वो चाहे मतलब वो कोर्ट के पास जाए और वहाँ पर जाकर ये बोल सकता है कि मुझ पर कॉर्शन इस्तेमाल हुआ है, मेरा कंसेंट बिल्कुल भी फ्री नहीं है, यहाँ पर मुझे एक्स ने फोर्स किया था। तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो वाई के लिए फैसला लेती है कि हाँ तुम्हारे ऊपर कॉर्शन का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि तुमसे 5,000 में ये घर लिया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है।
और इसकी कोई मायने नहीं रखी जाती, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का इस्तेमाल हो रहा है। अब जैसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और सब कुछ मतलब दोनों पार्टीज के बीच में मतलब पेड हो जाता है, जो भी सामान मनी पैसा देना होता है वो भी हो जाता है, और जो गुड्स वगैरह होते हैं वो भी हो जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब जब यहाँ पर पार्टीज कोर्ट में जाती है और अपना जो प्रूफ है वो वहाँ पर दिखाती है कि ऐसे ऐसे मैसेज हुआ, तो यहाँ पर कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है, जो होता है कि वो जो पर्सन है जिसने क्वेश्चन का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया है, उसको रीपे या फिर उन गुड्स को रिटर्न करना होगा उसके ओनर को। यहाँ पर ये चीज़ कोर्ट कहती है। अब नेक्स्ट है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16। अब जब यहाँ पर दो पार्टीज होती हैं, उन दोनों पार्टीज के बीच में से एक पार्टी की पोजीशन डोमिनेंट मतलब बड़ी होती है और एक पार्टी की पोजीशन छोटी होती है, जो वो डोमिनेंट पार्टी होती है अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके जो छोटी पोजीशन वाली पार्टी होती है उससे एडवांटेज लेती है। दो पार्टीज होती है, उनमें से एक जो पार्टी की पोजीशन होती है वो बड़ी होती है और वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर जो छोटी पार्टी है उससे फ़ायदा लेती है कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, मतलब डोमिनेट होती है। जैसे इसमें हम बोल सकते हैं एक टीचर या स्टूडेंट की, यहाँ पर टीचर है जो वो डोमिनेंट पोजीशन पे है और एक जो स्टूडेंट है वो एक लोअर पोजीशन पे है। और एम्प्लॉय और बॉस में भी सेम होता है, बॉस की जो पोजीशन होती है वो डोमिनेंट होती है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, ऐसे ऐसे कुछ भी अगर जो तुमने नहीं किया तो यहाँ पर जो बॉस की पोजीशन होएगी वो डोमिनेंट होएगी और जो एम्प्लॉय होगा उसकी पोजीशन थोड़ी नीचे होएगी। अब इसके कुछ एसेंशियल्स हैं इस अनड्यू इन्फ्लुएंस के कि क्या है। जैसे मैंने बताया कि जो डोमिनेंट बड़ी पार्टी है वो छोटी पार्टी से यहाँ पर एडवांटेज लेगी, मतलब फ़ायदा उठाएगी, और जो डोमिनेंट पार्टी है उसकी एक रियल अथॉरिटी होनी चाहिए ओवर दी पार्टी। जो छोटी पार्टी है उसके ऊपर एक सच्ची अथॉरिटी होनी चाहिए, एक मतलब रियल में वो चीज़ होनी चाहिए उसमें। जैसे एक बॉस है उसकी एक रियल अथॉरिटी है उसके एम्प्लॉय पर, क्योंकि वो बॉस बड़ा है उस एम्प्लॉय से, क्योंकि वो उसके अंडर काम करता है। तो यहाँ पर जो बॉस है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो उसको ऑर्डर्स दे सकता है, क्योंकि उसके पास एक रियल अथॉरिटी है। अब इसमें क्या है, ये दो चीज़ें हैं एसेंशियल्स। जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तभी यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस पूरा होता है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक डॉक्टर है और एक उसका जो पेशेंट है, वो यहाँ पर बोलता है डॉक्टर, मतलब डॉक्टर डोमिनेंट होता है, वो यहाँ पर बोलता है डॉक्टर कि तुम मुझे 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दो तभी मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, तुम्हारी इलनेस का, वरना मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा। यहाँ पर जो डॉक्टर है, यहाँ पर जो पेशेंट है वो लोअर पार्टी है, मतलब उसकी पोजीशन लोअर है यहाँ पर। तो वहाँ पर डॉक्टर है जो पेशेंट से फ़ायदा उठा रहा है, यहाँ पर वो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है ऑपरेशन करने के लिए, यहाँ पर वो एडवांटेज ले रहा है। और यहाँ पर एक डॉक्टर है जो उसके पास एक रियल अथॉरिटी भी है पार्टी के ऊपर कि वो उसके पेशेंट है, वो उसको यहाँ पर इलाज कराने आया है, जिस वजह से अगर जो वो तो देगा तभी वो करेगा, अगर जो उसको 50,000 एक्स्ट्रा नहीं मिलते तब वहाँ पर वो पेशेंट का इलाज नहीं करेगा। अब इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ आता है वो आता है प्लेंटिफ पर, मतलब जो एग्रीव्ड पार्टी होती है जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है उसके ऊपर ही आता है। यहाँ पर कोर्ट कहती है कि जो पर्सन इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है उसे इस चीज़ को प्रूफ करना है कि उसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, उसके साथ कुछ ऐसे गलत हुआ है, उसका जो डोमिनेंट पार्टी है उसने यहाँ पर उसका कोई एडवांटेज लिया है। अगर जो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता तब यहाँ पर उसको कोर्ट में प्रूफ करना होगा कि ये चीज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है, मतलब यहाँ पर वही कि मतलब एडवांटेज लिया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा मनी लैंडिंग ऑपरेशन। अब हमने देखा है कि जैसे छोटे छोटे रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जो किसान होते हैं, वहाँ पर जो बड़े बड़े वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं मतलब जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो पैसे देते हैं किसानों को, तो यहाँ पर जो उनकी जो पोजीशन होती है वो बड़ी होती है उन फार्मर्स से। मनी लेंडर की जो पोजीशन होती है वो डोमिनेंट होती है यहाँ पर उन फार्मर से, जिस वजह से जो मनी वो देते हैं, पैसे देते हैं, उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है हमेशा वो हाई रखते हैं, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, उनकी पोजीशन भी
छोटी होती है और वो नीडी भी होते हैं, वो बैंक के पास नहीं जाते क्योंकि लैक ऑफ देयर एजुकेशन और लैक ऑफ देयर नॉलेज, उनको ज़्यादा पता नहीं होता। इस वजह से जो मनी लेंडर्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेट्स रखते हैं किसानों के पैसे देने के लिए, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, जो बहुत गलत बात है। और इसमें जो पार्टीज की पोजीशन होती है वो भी सेम नहीं होती। मनी लेंडर यहाँ पर बहुत डोमिनेंट होते हैं और जो फार्मर्स होते हैं वो यहाँ पर उनकी जो पोजीशन होती है वो बहुत नीची होती है। अब इसमें हमारे पास एक डिफ्रेंसिएशन देखना चाहिए हमें कोर्शन और इंडो इन्फ्लुएंस का। कोर्शन में क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंडो इन्फ्लुएंस में हम मुंह से बोलकर कर रहे हैं। अब कोर्शन में जो हमारा है, ये हमारे जो भी इसमें हम थ्रेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे जान से मारने की धमकी हो रही है या फिर कुछ किडनैपिंग वगैरह, कुछ भी ऐसी क्वेश्चन में ये जो चीज़ें हैं वो इंडियन पैनल कोड के द्वारा प्रोहिबिटेड है, मतलब कोई ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत गलत चीज़ है। इंडियन पैनल कोड हमारा जो है एक लॉ है, उसके द्वारा ये बहुत गलत चीज़ें होती है। और अंडर इन्फ्लुएंस में ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को जान से मारने की धमकी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। अब क्वेश्चन में क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज कोई ज़रूरी नहीं होता, कोई अननोन पर्सन भी आकर कह सकता है, कोई अननोन पर्सन भी आ सकता है यहाँ पर जो अंडर इन्फ्लुएंस होता है उसमें रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होता है। वो एक पार्टी जो है वो डोमिनेंट होनी चाहिए और एक पार्टी जो है वो डोमिनेंट नहीं होगी। यहाँ पर रिलेशनशिप मैटर करता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप जब डोमिनेंट का होता है तभी वहाँ पर अंडू इन्फ्लुएंस कोज होता है। बिना रिलेशनशिप के यहाँ पर अंडू इन्फ्लुएंस कोज नहीं हो सकता। अब दोनों ही बातों में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट जब हमारा क्वेश्चन में होता है तब कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर्स देती है कि जो बेनिफिट है वो रिस्टोर्ड बैक हो जाने चाहिए ओरिजिनल पार्टी को। और यहाँ पर कोर्ट के पास, यहाँ पर इंडो इन्फ्लुएंस में भी कोर्ट के पास ही ऑर्डर होता है कि जो भी बेनिफिट मिला है वो रिटर्न कर देना है जो ओरिजिनल ओनर है उसको। तो यहाँ पर हमारी ये दोनों चीज़ों में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इंडो इन्फ्लुएंस और क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रॉड, जो हमारा सेक्शन 17 के अंदर बताया गया है। अब फ्रॉड में यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे धोखाधड़ी कर रहे हैं हम इंटेंशनली, जब हम बोलते हैं ना तब वो फ्रॉड कहलाया जाता है। अब जो हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड है उसके अंदर बिल्कुल एक थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी बिल्कुल सेम है वो, बस यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है जिस वजह से इनके बीच में डिस्टिंग्विशन आया है। फ्रॉड है, फ्रॉड में हम इंटेंशनली यहाँ पर इंटेंशन का यूज़ करते हैं जिससे हम पूरा नहीं करते, यहाँ पर इंटेंशनली हम झूठ बोलते हैं। अब किसी पर्सन को झूठ बोलकर हमने यकीन दिलाया है कि हम ये काम करेंगे, एग्री हो जाएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए और उनका प्रॉमिस भी हो जाएगा, पर उनका जो इंटेंशन है वो इनका इंटेंशन है ही नहीं कि वो उस चीज़ को पूरा करे। यहाँ पर वो झूठ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंटेंशनली यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे हम किसी दुकान पर गए सामान लेने के लिए, गुड्स लेने के लिए, वहाँ पर हमने अपने दिमाग में इंटेंशन सोच रखा था कि भी हम यहाँ पर आएंगे, हम ऐसे यहाँ पर उठाकर हम ले जाएंगे, इसको हम फ्रॉड करेंगे, इसके साथ धोखा करेंगे हम यहाँ पर। हमारा क्योंकि इंटेंशन ही नहीं था उस चीज़ को पे करने का, उस पैसे को देने का, हमारे यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं था उस प्राइस को पे करने का, हमारा यहाँ पर इंटेंशन ही था कि हम उसके साथ फ्रॉड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रॉड होता है वो इंटेंशनली होता है। और जो हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन है, मतलब फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, जो यहाँ पर होता है इनोसेंटली, मतलब यहाँ पर हमारा इंटेंशन नहीं होता, हमारा ये एक हमसे एक ऑनेस्ट गलती बोल सकते हैं जिसे हम ऑनेस्ट गलती हो जाती है हमारे पास से। इसमें यहाँ पर हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं होता कि हम किसी को झूठ बोल लें। अब इसमें क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन में जो हमारी जो स्टेटमेंट होती है वो बिल्कुल इनोसेंटली, बिल्कुल सच्चे मन से बोली जाती है, जिसमें हम कोई नहीं चाहते कि हम इसमें झूठ बोल रहे हैं, पर इसमें हमारा ये कहलाते हैं, इसमें हमारा इंटेंशन नहीं होता कि हम किसी को, अदर पार्टी को धोखा दें। इसमें जो पर्सन होता है उसको यहाँ पर खुद भी नहीं पता होता कि वो गलत है या फिर उसकी नीयत गलत है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो पर्सन है वो एक स्टेटमेंट कहता है जो कि उसे लगती है वो
ट्रू है, मतलब उसकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, बट बाद में पता चलता है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, वो गलत है, वो फॉल्स है। पर यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो इनोसेंटली कही जाती है। अब जब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो इनोसेंटली कही जाएगी तब तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। जब इंटेंशनली और विलफुली, मतलब इंटेंशन है धोखा देने का, तब वहाँ पर फ्रॉड कहलाया जाता है। अब इसको हम एक केस लॉ से समझते हैं, जिससे हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशन फ्रॉड के बीच का जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है हम उसको समझ पाए। जो हमारा ये केस है वो है डेरी वर्सेस पीक का। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी होती है, वो ना एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि उन्हें स्ट्रीम इंजन है जो उसकी परमिशन मिल गई है, स्ट्रीम व्हीकल की परमिशन मिली है। तो जिस वजह से यहाँ पर वो कंपनी की बहुत सारे चीज़ें, मतलब बहुत ग्रोथ हो जाती है यहाँ पर जो वो कंपनी की स्टीम इंजन वाली जो व्हीकल वाली परमिशन थी, मतलब जो वो कंपनी जहाँ पर वो आगे गवर्नमेंट के पास वो फाइल उन्होंने लगा रखी है, वो यहाँ पर ना पेंडिंग थी। यहाँ पर उनकी वो इशू, मतलब वो पूरी तरीके से ये नहीं कह सकती कि उनको रजामंदी मिल गई थी पूरे तरीके से यहाँ पर। तो अब इसमें उनके पास प्रोस्पेक्टस इशू आया, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें मिल ही जाएगी परमिशन। वो प्रोस्पेक्टस अपना इशू कर देते हैं। उन्हें तो ये लगा था कि उन्हें मिल जाएगी, क्योंकि अब तक तो रिजेक्शन आई ही नहीं उनके पास, तो उनको लगता था कि वो यहाँ पर उनको मिल जाएगी। तो जिस वजह से उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस इशू कर लिए। फिर उसके बाद जब यहाँ पर जो कंपनी में शेयर खरीदने के लिए यहाँ पर जब लोग आए, तब उन्होंने यहाँ पर शेयर खरीद लिए। और उसके बाद जब उन्हें पता लगा कि जो ये चीज़ है ऐसा कुछ है ही नहीं इस कंपनी के पास, उन्हें लगा कि ये उनके साथ धोखा हो गया। उनसे झूठ बोलकर यहाँ पर शेयर्स खरीदवा लिए गए। उनको झूठ बोला गया कि यहाँ पर हमारे पास स्टीम इंजन की परमिशन है। तो इसमें यहाँ पर जो कंपनी का एक शेयर होल्डर होता है जिसने शेयर्स खरीदे होते हैं यहाँ पर, तो उसने ना यहाँ पर कंपनी को फ्रॉड के अगेंस्ट में लगा दिया। अब यहाँ पर जो डिसीजन आया कोर्ट का, वो बहुत ही, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि काफ़ी अलग से टाइप का था, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जो स्टेटमेंट है वो फ्रॉड नहीं है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो फ्रॉड नहीं है, और इसका रीज़न उन्होंने ये दिया कि उन्हें खुद नहीं पता था कि उनको रिजेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तक उन्हें पता लग रहा था कि उनको अब तक तो रिजेक्शन मिली ही नहीं है। उनको तो लग रहा था कि वो मान जाएंगे। उन्होंने यहाँ पर इनोसेंटली जो स्टेटमेंट थी वो पास की थी। यहाँ पर जो स्टेटमेंट पास करी गई थी वो इनोसेंटली पास करी गई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो वो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर उनकी जो फाइल है, जो उन्होंने यहाँ पर परमिशन लेने के लिए जो भी एप्लीकेशन दी है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। पर वो एप्लीकेशन ही पेंडिंग थी, उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया, जिस वजह से उन्होंने यहाँ पर सोचा कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और रिजेक्ट नहीं होगी। जिस वजह से उन्होंने ये फॉल्स स्टेटमेंट को इशू कर दिया, बोल दिया सारे में कि उन्हें परमिशन है उनके पास। तो यहाँ पर जो कोई कंपनसेशन उन्हें प्रोवाइड नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ये मिस रिप्रेजेंटेशन का केस था। उन्होंने यहाँ पर फ्रॉड के ऊपर लगाया था, ना कि मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, जिस वजह से जो हमारा प्लेंटिफ है उसको कोई भी कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इनोसेंटली स्टेटमेंट पास करी गई थी।